गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास हमारी शरीर रचना एनाटॉमी का जो आयुर्वेद पोर्शन हमने शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने अनव्यस्तोतस के बारे में बात की थी। कल हम बात कर रहे थे धातु पाक क्रिया। धातु पाक क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म और कल बताया था हमने मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कुछ बनना और कैटाबॉलिज्म कुछ टूटना, यानी कि कुछ सेल्स क्या है, नए बने हैं। ठीक है, कुछ सेल टिश्यू नए बने हैं तो एनाबॉलिज्म है। अगर कुछ सेल या टिश्यू पुराने हो गए, अब यूजफुल नहीं रहे, तो वो क्या खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे आरबीसी है, ठीक है, कुछ टाइम तक आरबीसी की लाइफ कितनी बताई गई है, 120 डेज नियर अबाउट, है ना। तो उसके बाद क्या है, वो काम के नहीं रहते, बूढ़े हो जाते हैं, तो उसको क्या करती है, बॉडी खत्म कर देती है। ठीक है, तो वो तो क्या है, एक तो बनना, अगर नए सेल्स बन रहे हैं, नई टिश्यूज बन रहे हैं तो एनाबॉलिज्म, और अगर वो टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, खत्म होते हैं तो कैटाबॉलिज्म। और दोनों प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे कि जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे आयु, एज, लिंग यानी कि जेंडर, जलवायु एनवायरनमेंट, या आदत या आहार, निद्रा, भावनाएं, व्यायाम, इन ये से जो फैक्टर है ना सारे, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, सीधा सीधा इसका इफेक्ट होता है। तो जैसे आयु, अगर मान लो हम बात करें एज रिलेटेड, अगर छोटे बच्चों की बात करें और एक बूढ़े आदमी की बात करें, तो जो छोटा बच्चा है उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फास्ट होता है, और जो बुजुर्ग होते हैं कोई, उनका मेटाबॉलिज्म क्या है, स्लो रहता है ना। और वैसे ही अपन लिंग यानी कि जेंडर की बात करें, मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, जो मेल है वो क्या है, सारा दिन क्या है, ऑफिस में गया, इधर गया उधर गया, भागता रहता है, मतलब उसका क्या है, वर्कलोड क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट रहता है मुकाबले किसके, कंपेयर टू फीमेल। फीमेल क्या है, जैसे अगर हाउसवाइफ है तो घर में जैसे काम करना है जो भी है, उसका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। तो ये चीजें हैं। तो शरीर पृष्ठ का क्षेत्रफल है आधारीय धातुपाक की गति शरीर पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यदि शरीर का आकार बड़ा है तो यह गति अधिक होती है, जबकि छोटे शरीर वालों में आधारीय धातुपाक की गति अपेक्षित। तो आयु की बात जैसे आप करें, सबसे पहले आयु मेटाबॉलिज्म में, तो छोट मेटाबॉलिज्म को हम आयुर्वेद में क्या बोलेंगे, धातुपाक क्रिया बोलेंगे, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो छोटी उम्र वाले किशोर व्यक्तियों में यह गति अधिक होती है। ठीक है, जब छोटे व्यक्तियों की बात करेंगे, छोटे व्यक्ति क्या, छोटे बच्चों की बात करें तो अपन क्या है, यह गति अधिक होती है, जबकि वृद्ध अवस्था में क्या है, आधारीय धातुपाक की गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है, क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं उनको काफी टाइम हो जाता है काम करते करते, फिर उनका प्रोसेस क्या है, थोड़ा स्लो हो जाता है और वो डी जनरेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 40। भाई लगभग 35-40 साल के बाद में बंदा क्या है, यू टर्न मारना शुरू हो जाता है, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे बच्चा था, ठीक है, फिर वो ऐसे ग्रोथ हो रही है, हो रही है, हो रही है, एक टाइम आए, एक पीक पॉइंट आए, जैसे 40 ईयर का हो गया वो, ठीक है, फिर अब क्या होगा, इस तरह से फिर वो वहां से मोड़ काटने लग जाता है वापस, घूमते 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 घूमते, जब वो 75-80 साल का हो जाता है, वो फिर दोबारा इस जैसा हो जाता है, ये जो बच्चा था। बुजुर्ग होते हैं ना, बच्चों की तरह ही होते हैं, बोलते रहते हैं या जैसे भी, मतलब फिर वो जैसे ये बच्चा क्या करता है, बिस्तर पे पेशाब करता है, बिस्तर पे ही मल त्याग करता है, वैसे फिर बुजुर्गों का भी होने लग जाता है। याददाश्त, बोलने में लड़खड़ाहट, चलने में दिक्कत, जैसे बच्चे को अपन चलना सिखाते हैं, चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, है ना, या खुद से अपना क्या है, मल त्याग नहीं कर सकता, या पेशाब बाथरूम तक करके नहीं आ सकता, तो ये एक तरह का यू टर्न है 40 साल के बाद। फिर क्या है, इस तरह से धीरे 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 वापस बाल झड़ने शुरू, दांत गिरने शुरू, पहले यहाँ बच्चा था तब दांत नहीं थे, दांत आने शुरू हुए थे, फिर एक स्टेज आएगी वापस जब वो लगभग 80 साल का हो गया,
ठीक है। तो उस टाइम भी क्या है, दांत उसके गायब दोबारा से। तो ये क्या है, इस तरह से फिर जो यहाँ पे क्या है, फिर मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है, फिर उसको भूख लगनी कम हो जाएगी, नींद आना कम हो जाएगी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। ठीक है। उसको आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोग हैं उनको जैसे फिर एसिडिटी भी रहने लग जाएगी ज़्यादा, गैस भी ज़्यादा बनने लग जाएगी, पेट भी फुला रहेगा, भूख भी नहीं लगेगी। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या होगी, किसके कारण हो रही है, वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया अब। ठीक है। क्योंकि जो ऑर्गन्स है, देखो दुनिया में कोई भी चीज़ अगर बनी है तो उसका विनाश क्या है, निश्चित है। जो भी चीज़ बनती है उसका विनाश होना निश्चित होता है। इसलिए एक वैलिडिटी है हर किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ हो भले। ठीक है। एक छोटे से कण कण से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ की एक वैलिडिटी है। ठीक है। तो वो उसी वैलिडिटी तक काम करेगी। तो इसी तरह बंदे की भी क्या है, इंसान जो बना है तो उसकी भी क्या एक वैलिडिटी है, उसके ऑर्गन्स की भी एक वैलिडिटी है। तो वो क्या है, एक स्टेज पे आके वापस डाउनफॉल में आना शुरू हो जाती है। भले ही आप कितना भी मतलब ध्यान रख लो, कुछ भी कर लो, बस उसका फर्क ये पड़ सकता है कि कोई 5-10 साल एक्स्ट्रा जी सकता है। ठीक है। लेकिन क्या है, विनाश होना उसका निश्चित है। ठीक है। तो इसी तरह क्या है, अब मेटाबॉलिज्म की बात है, तो फिर मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो गया तो समझो वो बंदा वापस डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो इसलिए आयु का इफेक्ट ऐसा है। जबकि वृद्ध अवस्था में क्या है, आधारीय धातुपात की गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ठीक है। और बाकी ये क्या डिपेंड करता है, बंदे वेरी करता है, मतलब बंदे बंदे पे, अलग अलग बंदे पे वेरी करेगा। उसकी जलवायु कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, उसका आहार विहार कैसा है, उस चीज़ पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। उसमें फर्क आ सकता है, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, इस तरह से। फिर नेक्स्ट लिंग यानी कि जेंडर। तो पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा धातु पाक की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये मैंने आपको बताया है। जो अगर मेल की बात करेंगे, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फीमेल के मुकाबले क्या होगा, फास्ट होता है। ठीक है। फिर जलवायु। अब जलवायु क्या है, जलवायु हमारा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। जलवायु जो होती है, कहीं पे गर्म जलवायु है, कहीं पे ठंडी है ना। पानी कहीं पे खारा पानी है, कहीं पे मीठा पानी है, इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। और जो फिजिकली अपीयरेंस पे भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हमारी इंडियंस की जलवायु का एक नॉर्मल, मतलब एक मिडल सी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कलर के लोग हैं। ठीक है। और जो चेहरे की बनावट है वो भी एक नॉर्मल सी है। ठीक है। अब जैसे मान लो आप थोड़ा अमेरिका साइड, कनाडा साइड जाएंगे तो उनकी स्किन ज़्यादा वाइट है, वो उनकी जलवायु के कारण है। या आप साउथ अफ्रीका के लोग देखोगे, उनके होठ मोटे मोटे हैं। ठीक है। उनका मतलब रंग जैसे नीला नीला सा होता है, बाल उनके, तो वो जलवायु के कारण ही है। ठीक है। उस जलवायु को क्या करने के लिए, अपने शरीर को, मतलब शरीर को क्या है, ऊपर वाले ने बॉडी को उस तरह से बना दिया है कि वो उस जलवायु को सहन कर सकते हैं। अगर हम इंडियन जाके अफ्रीका में रहने लगेंगे तो अपने से रहना क्या है, मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। आप वहाँ हो सकते हैं 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, उसके बाद क्या अपना, क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी बहुत होगी। ठीक है। पेड़ पौधे भी कम है, फसल भी कम है, पानी भी कम है, हर चीज़ की कमी है। तो उनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है, उस चीज़ को वो टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। तो हो गया, ठंडे स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों में यह गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब ये देखो आप, कि जो लोग ठंडे एरिया में रहते हैं, जैसे अगर आप बात करें अपने यहाँ पे ठंडा एरिया कौन सा है, श्रीनगर हो गया, शिमला हो गया ना, हिमाचल वगैरह हो गया इस साइड में, तो उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा अपने से अच्छा रहेगा। और राजस्थान वालों का फिर मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाएगा, है ना, गर्मी वगैरह ज़्यादा रहेगी तो ये एरिया का फर्क हो गया। तो अब जैसे आप नॉर्मली कहते हैं आप भाई गर्मियों के मौसम में अपने आप कहते हैं यार भूख नहीं लगती, आजकल पानी पानी पीते रहते हैं, भूख लग नहीं रही, एक टाइम खा लिया तो दूसरे टाइम खाने का दिल नहीं करता। तो वो गर्मी के मौसम के कारण भी क्या, अपना मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो गया। सर्दियों में क्या होता है, आप दिन तो छोटे होते हैं लेकिन क्या है, मतलब हर चीज़ खाने के लिए भी अच्छी लगती है अपने को, कोई भी खाने वाली चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है, और भूख भी अच्छी खासी लगती है, क्योंकि उस टाइम में हमारी अग्नि भी क्या होती है, तीव्र हो जाती है, तीव्र अग्नि या तेज अग्नि होती है, पाचक अग्नि हमारी फास्ट हो जाती है। ठीक है। तो जलवायु के हिसाब से जो ठंडे एरिया में रहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है।
फिर अब डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म आदतों के ऊपर भी, बंदे का आहार कैसा है, मतलब सॉरी विहार कैसा है, मतलब वो उसकी क्या है डेली रूटीन, उसकी लाइफ का, उसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, आदतें। तो बलिष्ठ व्यक्तियों, खिलाड़ियों तथा मजदूरों में धातु पाक की यह गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब देखो जो मेहनती बंदे हैं, है ना, बहुत, अगर मान लो कोई बंदा खेतों में काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई मजदूर है, ठीक है, जिसका जो हार्ड वर्किंग काम करता है, उनका फिर मेटाबॉलिज्म क्या रहेगा, फास्ट रहेगा अपने से। एक तो मान लो अपन, अगर मान लो घर पे सारा दिन सोए रहते हैं खा के, ठीक है, अपने पापा जाके खेत में सारा दिन पूरी दिहाड़ी क्या करते हैं, कभी कस्सी मारने, कभी खड्डा खोद रहे हैं, कभी क्या करने, कभी क्या कर रहे हैं, तो उनको भूख अच्छी खासी लगेगी, उनको नींद भी अच्छी खासी आएगी, ठीक है। तो उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो मेहनती लोग हैं उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है, जो पड़े रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, है ना, सुबह रात को क्या है 2-3 बजे तक जागते हैं और सुबह फिर 10-11 बजे तक सोए रहते हैं, उनका फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आहार, अब क्या है, आहार कैसा है उसका, खाता कैसा है बंदा वो, ठीक है, खाने का भी बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है बंदे पे। शाकाहारी व्यक्तियों में धातु पाक की यह गति अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। जो बंदे शाकाहारी हैं, ठीक है, यानी कि वेजिटेरियन है, उनमें जो मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कम पाया जाता है, मुकाबले किसके, कंपेयर टू जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। और फिर निद्रा, नींद कैसी ले रहा है बंदा, गहरी नींद में यह अपेक्षाकृत कम होती है। जब अपन गहरी नींद में होते हैं उस टाइम अपना मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर भावनाएं, इमोशनली बंदा कैसा रहता है, तीव्र भावनात्मक अवस्थाओं जैसे क्रोध व शोक आदि में धातु पाक की गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है। जब हम लोग गुस्से में होते हैं बहुत ज़्यादा, या घर में कोई बात होगी ऐसी वैसी, या कोई मान लो बंदे को सदमा लगा हुआ है, कोई किसी की डेथ होगी, उस टाइम बंदे की भूख प्यास सब खत्म हो जाती है ना। तो वो भी क्या है, मेटाबॉलिज्म उस मौके पे अपना इमोशनली है, तो अपना मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया, उसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको जब अभी नर्वस सिस्टम पढ़ाया है, तो मैंने आपको कहा नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो शोक व्यय क्रोध ये सारी चीज़ें क्या है, अपने दिमाग से है ना। तो अगर दिमाग पे इस चीज़ का लोड है, दिमाग उसमें बिजी हो गया, तो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली अपना स्लो रहना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या अपनी व्यायाम, ठीक है, शारीरिक परिश्रम व्यायाम आदि करने पर धातु पाक की यह गति तीव्र हो जाती है। यानी कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब कहते हैं ना कोई बंदा कहता है यार मैं कुछ खाने का दिल नहीं करता, भारी भारीपन रहता है सारा दिन, तो उसको ये बताया जाता है भाई जिम जुम जा, एक्सरसाइज कर, घर पे ना पड़ा रहे। तो वो एक्सरसाइज करेगा, जिम करेगा, तो क्या उसकी कैलोरीज बर्न होगी, ठीक है। तो उसका फिर ऑटोमेटिक है जो मेटाबॉलिज्म क्या है, जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से घूमना शुरू हो जाएगा पूरे शरीर में, तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म भी क्या है, अच्छा हो जाएगा। तो ये तो बात हुई नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, ऑफ प्रोटीन। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं अंकित, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हम लोग जो डाइट लेते हैं उसमें मेनली क्या क्या होता है, हम लोग जो डाइट लेते हैं खाना खाते हैं उसमें मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्या होता है, जिम करते हो तो क्या लेते हो ज़्यादा, कोच क्या कहता है क्या लेना है, जब जिम जाते हो, जिम करते हो क्या, नहीं आता, बातें खत्म कर दी हैं। सुना तो होगा जिम वाले बंदे क्या लेते हैं, केराटिन नहीं यार, वो तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए है। प्रोटीन, सर से हैं, प्रोटीन में क्या होता है, केराटिन ले हैं, समझा नहीं क्या कह रहे हैं, किसमें, प्रोटीन में प्रोटीन होता है, प्रोटीन में तो प्रोटीन ही होगा यार। अब मैं बोलूँ तेरे को नमक लेके आओ, उसमें नमक है तो नमक ही होएगा, है ना, कनक में कनक होएगी। तो प्रोटीन एक नाम नहीं है, प्रोटीन क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों कहते हैं अपन इसको,
क्या है कि ये जो कंपलसरी जो चीज़ें अपने को शरीर को चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीन चीज़ें अपनी क्या होती है सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, ठीक है। अपना शरीर इनको नहीं बना पाता और बनाता है तो बहुत कम मात्रा में, ठीक है भाई। ये अपने को बाहर से लेनी पड़ती है। ये तो है मैक्रोन्यूट्रिएंट, तीन चीज़ें हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। और अपनी जो डाइट होती है मेनली उसमें ज़्यादातर आप क्या खाते हैं? नॉर्मली आप खाते हैं कार्ब और फैट, प्रोटीन बहुत कम खाते हैं आप, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। अगर प्रोटीन आप अच्छी मात्रा में लें, अगर प्रोटीन का मैंने आपको एक मापदंड बताया था कितना लेना चाहिए बंदे को। अगर कोई 60 kg का बंदा है तो उसको कितना प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए? डेली 30 ग्राम, आधा कर दिया, आधा नहीं होता यार, ये लगभग पर केजी। अगर कोई 60 किलो का बंदा है तो उसको एक मिनिमम क्या है 60 ग्राम क्या है उसको रोजाना प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है, 1 ग्राम पर केजी। और अगर बंदा थोड़ा मेहनती है, अगर हम जिम करें, अगर हम सोचें कि अच्छी मसल्स बनानी है, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? थोड़ा सा 1.5 ग्राम। अगर 60 किलो का बंदा है तो फिर 90 ग्राम अगर वो प्रोटीन लेगा तो उसकी मसल्स में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज जो मसल्स है वो भी खत्म होती रहेंगी, ठीक है। तो और प्रोटीन के लिए फिर अब फैट और जो कार्ब है, जो रोटियां खाते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। रोटियां जो खाने कनक में क्या है? स्टार्च है। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो लोग क्या करते हैं? जिम शुरू कर देते हैं, पहले 3 रोटियां खा रहे थे, अब 6 खानी शुरू कर देते हैं, भाई बॉडी बनेगी। बॉडी बनेगी कहाँ से? आप कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हो, है ना। तो या तो आप शुरू करो, अगर नॉनवेज खाता है बंदा तो अंडे, चिकन, है ना, मटन। अगर बंदा वेजिटेरियन है तो फिर क्या करेगा? ग्रीन वेजिटेबल्स और अपना पनीर, सोया पनीर, सोया वो जो भी आती है सोयाबीन की, या जो ये छोले होते हैं जो काले चने, है ना, या दाल, है ना, मूंग की दाल, या इस तरह के राजमा। ये चीज़ें अगर वेजिटेरियन है तो खा सकता है बंदा, ठीक है। तो ऑप्शन दोनों के लिए हैं, वेजिटेरियन के लिए भी है और नॉन वेजिटेरियन के लिए भी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन की। तो जीवित देह कोशिकाओं के लिए प्रोटीन एक अनिवार्य घटक है, यानी कि क्या है? जो लिविंग सेल्स हैं उनके लिए क्या? प्रोटीन एक कंपलसरी न्यूट्रिएंट है। पाचन नलिका में प्रोटीन के पचने के बाद ये अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित होते हैं। जैसे प्रोटीन अपने अंदर गया, प्रोटीन बॉडी में गया, फिर ये क्या होता है? ये एक एंजाइम द्वारा इसका पाचन होता है जिसका नाम होगा प्रोटीएज। एक एंजाइम होगा अपने बॉडी में, प्रोटीएज, ठीक है, जो प्रोटीन को तोड़ता है, फिर इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बॉडी में अब्जॉर्ब करेगा। क्या बनेगा? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन गया अपनी बॉडी में, डाइजेस्ट किया, इसको डाइजेस्ट कौन करता है? प्रोटीन को कौन करेगा? प्रोटीएज। फिर प्रोटीएज से क्या बनेगा? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के रूप में ये अपनी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के रूप में अपनी बॉडी में स्टोर होता है। तो वही कहना चाह रहा है, पाचन नलिका में प्रोटीन से पचने के बाद ये अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित होकर प्रतिहारणी शिरा के द्वारा यकृत में पहुंचते हैं। प्रतिहारणी शिरा किसको बोला है? पोर्टल वेन को, ठीक है। जब भी हम कुछ खाते हैं, खा लिया, पाचन हो गया, अब्जॉर्ब हो गया, अब ब्लड के थ्रू वो अब्जॉर्ब हुआ जो भी चीजें हैं वो सारा कहाँ जाएगा? पहले पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाएगा। पोर्टल वेन, एक वेन होती है अपनी पोर्टल वेन, जो इंटेस्टाइन से कहाँ जाती है? लीवर में, ताकि जो पचा हुआ है, जितना अपन जो भी खाया वो टूटा, फिर वो पच गया, फिर वो अब्जॉर्ब हुआ। अब जो ब्लड में अब्जॉर्ब हुआ ना, तो वो सारा कहाँ जाएगा? पहले लीवर के पास लेके जाएगा ये पोर्टल वेन के थ्रू। लीवर पहले चेक करेगा कि अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या अपने लिए क्या है लाभदायक है, और क्या हानिकारक है। जो लाभदायक है उसको क्या करेगा? ये आगे भेजेगा सर्कुलेशन में, हार्ट की तरफ। और जो अपने लिए हानिकारक है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा? ये जो अपने लिए हानिकारक है उसको क्या करेगा?
डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको खत्म करना, उसको खत्म करेगा, ठीक है। इसलिए पोर्टल वेन के थ्रू एक आ जाएगा अपने लीवर की तरफ। तो अब जो प्रोटीन भी है अमीनो एसिड के रूप में प्रतिहारिणी शिरा के द्वारा यानी कि पोर्टल वेन के द्वारा यकृत में पहुंचते हैं। यकृत किसको कहते हैं? अपन लीवर को, जहां पर विशिष्ट अग्नि द्रव्य इन पर क्रिया करते हैं। फिर वहां पे क्या है? विशिष्ट अग्नि द्रव्य, ठीक है, जैसे पचाने वाले इस पे क्रिया करेंगे। यकृत कोशिकाएं अपने अनुकूल एवं आवश्यक अमीनो एसिड का ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो अब जो है लीवर के सेल्स हैं, लीवर सेल्स कौन से होते हैं? लीवर के सेल्स को बोलेंगे अपन हिपेटोसाइट्स। लीवर के अंदर जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं अपन हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट्स, हिपेटो यानी कि हिपेटो वर्ड किस लिए आता है? हिपेटो वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब क्या है? लीवर की बात कर रहे हैं अपन, लीवर। और साइट्स, साइट्स का मतलब क्या है? सेल, ठीक है, सेल्स। जहां भी आप ये स्पेलिंग देखो साइड्स, उसका मतलब क्या है? सेल्स की बात हो रही है। तो हिपेटोसाइट को जब आप तोड़ के देखेंगे इसका मतलब क्या हो गया? लीवर के सेल्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? यकृत कोशिकाएं अपने अनुकूल, ठीक है, जो अपनी बॉडी के लिए अच्छी अच्छी जो चीजें उसमें प्रोटीन में, उसको क्या करता है? आवश्यक अमीनो एसिड का ग्रहण कर लेती है, उसको क्या है? स्टोर कर लेते हैं प्रोटीन को, ठीक है। और अपशिष्ट अमीनो एसिड, जिसे आयुर्वेद मत अनुसार रस धातु का एकांश का कहना अधिक उपयुक्त है, उसका भंडार बनाता है, ठीक है। फिर ये प्रोटीन को क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर लीवर जो है स्टोर करता है, ठीक है। और लीवर के अंदर भी उसके सेल जिसका नाम है हिपेटोसाइट। इस सामान्य भंडार में अमीनो एसिड की मात्रा सामान्य स्थिर बनी रहती है। तो एक ये क्या करता है? एक रेगुलर एक मात्रा को सामान्य बनाए रखता है, उसको कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि उनकी आपूर्ति आहार के लिए प्रोटीन द्रव्यों के द्वारा नियंत्रण होती रहती है। क्योंकि जो एक बार प्रोटीन गया वो स्टोर हो गया, फिर जब अपन अगली बार और प्रोटीन खाएंगे तो पहले वाला यूज हो जाएगा हमारे शरीर में। इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। अतः रक्त रस प्लाज्मा में विभिन्न प्रोटीन की मात्रा में प्राय कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप कंटिन्यू प्रोटीन वाली डाइट खाते रहेंगे तो इस ये साइकिल चलती रहेगी। यदि हम प्रोटीन नहीं खाएंगे, ठीक है, फिर क्या होगा? अपना मेटाबॉलिज्म में क्या है? डाउनफॉल आना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार संबंध करते हुए रस रक्त प्लाज्मा विभिन्न धातुएं कोशिकाएं अपने उपयोग के लिए अमीनो एसिड का ग्रहण करती हैं। फिर अलग 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 जितने भी धातु है कोशिकाएं हैं यानी कि जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? अमीनो एसिड का यूज करते रहते हैं। अमीनो एसिड के द्वारा संपन्न होने वाले कार्यों को दो भागों में विभक्त किया गया है। तो अमीनो एसिड के द्वारा क्या है? दो मतलब दो कैटेगरी में इसके द्वारा किए गए काम को बांटा गया है। पहला तो क्या है? वे कार्य जो अमीनो एसिड के अक्षत रहते हुए संपन्न होते हैं, इन्हें सृजनात्मक कार्य भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहला तो बताया कि अमीनो एसिड के अक्षत रहते हुए संपन्न होते हैं, ठीक है, इसे सृजनात्मक कार्य भी कहते हैं। और दूसरा कौन से हैं? वे कार्य जो अमीनो एसिड के विघटन के परिणाम स्वरूप होते हैं। यानी कि एक तो अमीनो एसिड प्रेजेंट तब काम होते हैं जिसे सृजनात्मक कहते हैं, और दूसरे जो वो कार्य जो अमीनो एसिड अगर कम हो रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप होते हैं। यानी कि फिर दो प्रकार के काम हो गए। एक तो पॉजिटिव वर्क हो गया जब अमीनो एसिड प्रॉपर मात्रा में अपने शरीर में होता है, और दूसरा क्या है? जब अमीनो एसिड कम हो गया, यानी हम प्रोटीन की डाइट में प्रोटीन कम ले रहे हैं तो अमीनो एसिड ऑटोमेटिक कम हो गया, उस टाइम जो विघटन होता है, जो मतलब ह्रास होता है अपनी बॉडी में, तो वो क्या होगा? ये दूसरा फंक्शन होगा। अब स्नेह द्रव्य, स्नेह द्रव्य किसे बोलते हैं अपन? लिपिड। ये तो हुआ किसका? मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का। अब बात करेंगे हम लिपिड। लिपिड किसको कहते हैं? जो फैट होता है। लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं ना किसी का खून में, जब लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। कोलेस्ट्रॉल सुना कभी? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सुना है? नहीं सुना? क्या चक्कर है? बीमारियां होती नहीं क्या बदरा में? सुना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया किसी का? है? खून गाढ़ा हो गया। तो वो गाढ़ा क्यों हुआ है खून? कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है? फैट है। तो खून में कैसे पहुंच गया वो? है?
तो खून में जैसे कहते हैं नॉर्मली, कई देसी भाषा कहते हैं खून में चर्बी बढ़ गई, तो वो क्या है, फैट है। तो गाढ़ापन जो है खून क्या है, गाढ़ा हो जाएगा। जैसे ऐसे लगेगा एक तो नॉर्मल पानी जैसा खून चल रहा था, उसके अंदर आप घी मिला दें बहुत सारा, है ना। अब जैसे कई बार घी वाली चीज़ें आप कोई बना ले, कोई ऐसी घी में बना के फिर आप खाए, फिर बर्तनों के बाद में जो जब बर्तन आप बिना धोए रख देंगे तो इसी तरह चिपक जाएंगे। जैसे आप ऐसे करोगे तो सर्फ भी काम करना मुश्किल हो जाएगा उस पर। वैसे अपने खून के अंदर भी चिकनाई हो जाएगी, उसी को आप क्या कहते हैं, भाई लिपिड फैट बढ़ गया अपना, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपका टेस्ट करवाते हैं ना, एक लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल। ये एक पूरा पैनल होता है ब्लड टेस्ट में। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एक तो आ गया कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एक तो जब चेक करवाएंगे इसमें पता लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल कितना है। दूसरा इसमें क्या पता लगेगा, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। फिर तीसरा इसमें क्या होगा, एलडीएल, और फिर क्या होगा इसमें, एचडीएल, ठीक है। ये चीज़ें चारों पता लगती है अपने को। तो ये तब होता है, एक देखो नॉर्मल फंक्शन तो क्या होता है, अपन ने कोई फैट खाया, ठीक है, वो टूटा ट्राइग्लिसराइड के रूप में, फिर वो क्या होगा, अपना कहाँ गया, ब्लड में जब गया तो जो सेल्स को ज़रूरत है सेल्स के अंदर चला गया, है ना। सेल उसको यूज कर लेंगे। नॉर्मली तो फंक्शन क्या हो गया, सेल्स के अंदर गया तो जो अपन ने खाया समझो वो डाइजेस्ट हो गया। और यदि क्या होगा, अपना मेटाबॉलिज्म स्लो है, अपना क्या है, सेल्स ने जितना उनको यूज करना है उतना कोलेस्ट्रॉल, मतलब सॉरी, जितना फैट उनको जरूरत है उन्होंने ले लिया, फिर भी अपना एक्स्ट्रा चर्बी वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें खाते जाएंगे, घी खाते जाएंगे, तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। अब क्या है, अपने सेल्स को जरूरत नहीं है फैट की, उनके पास तो है जितनी चाहिए। अब वो क्या करेंगे, जब भी फैट जाएगा इनके सेल के पास भी चाहिए, वो कहते हैं ना आगे जाओ, फिर अगले सेल के पास जाएगा, चाहिए फैट, नहीं आगे चलो। तो वो ऐसे करते करते वो ब्लड में घूमता रह जाता है। फिर ब्लड में घूमेगा जब फैट, तो उसमें चिकनाई बढ़ गई, तो चिकनाई बढ़ गई तो अब क्या है, जो स्पीड पहले थी ब्लड की, जिस स्पीड से पहले वो भाग रहा था, अब क्या होगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना, स्लो होगी। तो अब क्या होगा, स्लो होगी तो अब उसको चलने में क्या आएगा, जोर आएगा पूरा। एक तो मैं पानी का गिलास ऐसे फेंक के मारूं या किसी नाले में पानी डाल दूं मैं, ठीक है, और एक मैं क्या करूं उसमें तेल या घी डाल दूं, तो कौन ज़्यादा तेजी से चलेगा, पानी चलेगा, है ना। तो घी या तेल या कोई इस तरह विस्कोसिटी वाली चीज़ें क्या होगी, थोड़ी स्लो चलेंगी। तो स्लो चलेंगी तो क्या है, अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट को लगेगा कि ऑक्सीजन प्रॉपर सारे ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं रही, हार्ट क्या करेगा, और प्रेशर मारेगा पूरा, ठीक है। और प्रेशर मारेगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, अपना बीपी बढ़ेगा, बीपी क्या होगा, ब्लड प्रेशर अपना बढ़ेगा। तो इससे फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, बार बार जो अपना लीवर है वो भी क्या करेगा, इसको फैट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, और उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसके ऊपर भी क्या होगा, फैट जमा हो जाएगा, जिसको आप फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर सुना होगा, सुना फैटी लीवर, है ना। तो फैटी लीवर क्या है, उसमें क्या है कि जो लीवर है उसके ऊपर चर्बी आ गई, जो सेल्स हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन क्या है, एक्स्ट्रा फैट आई जा रहा है, आई जा रहा है, तो वो क्या है, लीवर में भी जमा हो गया, तो वो फैटी लीवर हो गया। तो इस तरह से क्या है अपना, तो कहते हैं फिर उसको क्या बोलते हैं अपन, कि आपने ऑयली चीज़ें या फैटी चीज़ें कम खानी है, ठीक है। इसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो इसमें थोड़ी हेल्प हो सकती है। तो अब इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड की बात कर लेते हैं, इसमें इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसका लिपिड का या फैट का। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, फैट्स या लिपिड बोल लेते हैं इसको। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। तो प्रोटीन की भांति स्नेह द्रव्यों का भी देह कोशिकाओं तथा अवयवों की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये मतलब क्या है,
जैसे प्रोटीन अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही फैट जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए फैट भी ज़रूरी है। ये नहीं कि लोग क्या करते हैं फैट को बिल्कुल इग्नोर मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रोटीन का डाइजेशन के लिए भी फैट ज़रूरी होता है। अब जैसे जो जिम करते हैं वो क्या करते हैं, अंडे खाने जाते हैं, है ना। अंडे खाने जाएंगे, जाते क्या करेंगे, वो उबले अंडे लेते हैं, उसमें से जो येलो पार्ट है उसको बाहर, ठीक है, सिर्फ वो जो बार बार वाइट वाला जो होता है वो खाते हैं। क्योंकि देखो अंडे में दो चीज़ें हैं, जो अंदर येलो पार्ट है वो तो क्या है, फैट है, और बाहर जो वाइट है वो है प्रोटीन। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वो खाना कंप्लीट चाहिए वैसे तो, क्योंकि प्रोटीन का भी पाचन करने के लिए फैट जरूरी होता है। तो अब प्रोटीन की बात क्या है, हमारा स्नेह द्रव्यों, स्नेह द्रव्य क्या है, फैट। इसका भी क्या है, देह कोशिकाओं तथा अवयवों के लिए जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी संरचना में, यानी कि उनके क्या है फॉर्मेशन के लिए हमारा फैट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शुद्धांतर अंकुरों, शुद्धांतर अंकुर क्या है, विलाई, विलाई क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हाथों के अंदर, ठीक है, उसके द्वारा अवशोषित होने के उपरांत क्या होते हैं, इनको अब्जॉर्प्शन फैट की कौन करता है, जो विलाई होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है वो अब्जॉर्ब करती है फैट को। उसके बाद क्या होगा, ये स्नेह अंश जो फैट होते हैं सर्वप्रथम लसिका तदुपरांत रक्त के साथ मिलकर फुफ्फुसों में पहुंचते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, लसिका, लसिका क्या है, लिम्फ, लसिका क्या था अपना, लिम्फ था जो, ठीक है, उसके साथ रक्त के साथ मिलके क्या कहाँ जाएंगे, फुफ्फुस में जाते हैं। फुफ्फुस क्या है, लंग्स में पहुंचते हैं, जहाँ पर ये स्नेह द्रव्य बहुत छोटे छोटे खंडों, यानी कि लिपोमाइक्रोन बोलेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे ये लिपिड, जिसको लिपोमाइक्रोन बोलेंगे, ठीक है, उसमें विभक्त होकर रस रक्त के साथ समरस घोल के रूप में इमल्सिफाइड फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर एक लिक्विड का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार ये स्नेह अंश रक्त कोशिकाओं की भित्तियों द्वारा आसानी से विसरण परस्पर प्रवेश योग्य हो जाते हैं, यानी कि अब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया और लिक्विड का रूप ले लेता है। तो अब क्या करेगा, ये सेल्स के पास जाएगा, सेल्स की दीवार के अंदर घुस के, तो मतलब सेल्स के अंदर चला जाएगा, जिसको सेल्स को जरूरत है फैट की, सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो रक्त संवर्धन, रक्त संवर्ध, रक्त रस से स्नेह निम्न रूप में विद्यमान है। तो अब क्या होता है क्या बन जाता है, फैट टूट के न्यूट्रलाइज फर्स्ट उदासीन स्नेह फॉस्फोलिपिड का रूप में जाता है, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, फ्री कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो शरीर में पाए जाने वाले समस्त प्रकार की वसा को मुख्य दो भागों में विभक्त किया है, यानी कि जितना फैट है अपनी बॉडी में मेनली उसको दो टाइप में डिवाइड किया है। अव्ययभगत वसा जिसकी मात्रा स्थिर रहती है, यानी कि जिसको एलिमेंटल कांस्टेंट बोला है, तथा जो मस्तिष्क संतुलन या मस्तुलुंग ब्रेन, हृदय, फुफ्फुस, ब्रिक, ब्रिशन, ब्लिया और विभिन्न देह अवयव के निर्माण में भाग लिया, यानी कि सीधी सी बात है सभी ऑर्गन्स क्या निर्माण में क्या है हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः क्या है, फॉस्फोलिपिड तथा कोलेस्ट्रॉल वर्ग की होती हैं। इसके क्या बनते हैं, फॉस्फोलिपिड बन जाते हैं, फॉस्फोलिपिड। तो जो हमारी मैंने मेम्ब्रेन बताई थी, वो ज़्यादातर सेल्स की मेम्ब्रेन होगी या किसी भी मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड से बनती है, और उसके अंदर लिपिड क्या है, फैट है, ठीक है। इसलिए फैट सभी प्रकार की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी क्या है जरूरी होती है, ठीक है। और कोशिकागत ओजो द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है उसके घटक के रूप में जीवन के लिए अनिवार्य होती है। संचित वसा, डिपोर्ट फैट और एलिमेंट वेरिएबल, तो फिर जो एक्स्ट्रा फैट होगा ना वो क्या होगा, हमारी बॉडी में जमा हो जाएगा, ठीक है। अब वो जमा कहाँ पे होता है, जैसे बेली फैट होता है, जहाँ भी आपको फैट वाले एरिया दिखाई देंगे, बेली फैट हो गया, हिप्स हो गए, ठीक है, तो इन जगहों पे क्या होता है, फैट जमा हो जाता है। जब भी जरूरत होती है फैट टूट के, हम जब फास्टिंग स्टेज में होते हैं तो ये फैट टूटता है और ग्लूकोज के रूप में शरीर इनको यूज करता है। यह संचित हुई वजह अनशन आदि अवस्थाओं में क्या होता है, अनशन जब करते हैं तो भूख हड़ताल जब करते हैं तब क्या होता है अपना, उस टाइम पे ये जो जमा हुआ फैट क्या है यूज होता है, देह कोशिकाओं के लिए पुनः उपयोग में आ जाती है, तब इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। तो अब जैसे जो बंदे फैटी बंदे होते हैं ना, जो फैटी लोग होते हैं उनका क्या होता है, देखो
जैसे मान लो काफ़ी बड़ा सारा पेट हो, है ना, मतलब जगह पूरी बॉडी में उसके फैट जमा है, अगर वो कभी मान लो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए भूखा रहता है, तो उस टाइम क्या करती है बॉडी, सबसे पहले फैट को तोड़ती है और फिर एनर्जी उसके बना के उसको यूज करती है। अगर कोई बिल्कुल पतला सा बंदा होगा, उसके अंदर फैट जमा ही नहीं है, तो वो क्या होगा, उसके लिए नुकसानदायक क्या चीज़ होगी, उसका फिर वो क्या टूटेगा, प्रोटीन, प्रोटीन टूटने लगेगा। प्रोटीन टूटेगा तो क्या होगा, वो जल्द से जल्द क्या है, उसके फिर ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए फैट भी थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर जरूरी होता है, ठीक है। तो संचित वसा की मात्रा घटती है, लेकिन इसके विपरीत यकृतगत स्नेह अंश की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वसा के ऑक्सीकरण में यकृत एक अंतिम स्टेशन के रूप में कार्य करता है। तो जो फैट को डाइजेस्ट करने का जो मेन अपना ऑर्गन कौन होता है, यकृत, लीवर क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो अब इनके कार्यों की बात बताइए, स्नेह द्रव्य यानी वसा के कार्य क्या क्या होते हैं। वसा के कार्य क्या है, स्नेह द्रव्य विशिष्ट भेद हैं, जैसे इसके भेद कौन कौन से हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड है, एक कोलेस्ट्रॉल है। जीवित देह कोशिकाओं के निर्माण के लिए अनिवार्य घटक है, यानी कि जो लिविंग सेल है उनको बनाने में एक अनिवार्य घटक है, कौन है, फैट। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, ऊर्जा के क्या है, प्रमुख स्रोत हैं। 1 ग्राम वसा के, अगर मान लो 1 ग्राम फैट है, 1 ग्राम फैट है, उसमें कितनी कैलोरी होगी अंकित, 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होगी। 1 ग्राम फैट है, 1 ग्राम प्रोटीन है, और 1 ग्राम ये अपना क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कितनी कितनी कैलोरी रिलीज होगी, बताई हुई है ये मैंने चीज़ें, पहले डिस्कस की हुई है अपन ये। 1 ग्राम प्रोटीन अगर टूटेगा तो 4 किलो कैलोरी है, 9 है ये, चेक कर लिया क्या है, ट्रू कॉलर, अच्छा। तो फैट में क्या होती है, सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, फैट जब टूटेगा तो 9 कैलोरी जो है क्या हो गया, क्या घटा दिया, वैसे 1 ग्राम फैट अगर टूटेगा तो 9 किलो कैलोरी उसमें से रिलीज होगी, ठीक है। हाँ, तो फैट में ज़्यादा होगी, प्रोटीन और कार्ब में थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो जो आहार के अन्य प्रकारों की तुलना में क्या है, दुगने से भी ज़्यादा है, यानी कि बाकी तो 4 4 ग्राम रिलीज होगी, इसमें 8 है, यानी कि डबल से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। ये अनिवार्य वसा अम्लों तथा स्नेह में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के की आपूर्ति में सहायक है। कुछ क्या होते हैं, विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। यदि फैट नहीं होगा तो वो विटामिन सोल्यूबल यानी कि घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं तो बॉडी को मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो उन विटामिन की कमी हो जाएगी। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए की अगर कमी होगी अपने अंदर तो क्या हो सकता है अंकित, विटामिन ए की कमी होगी तो क्या हो सकता है, वो आंखों वाला वो नाइट ब्लाइंडनेस है ना, हाँ सही है, ठीक है। और फिर आप बात करेंगे इसकी, ये क्या है, फैट सोल्यूबल है ये, अगर फैट होगा ना बॉडी में तब ये घुलेगा, तभी अपने क्या है ब्लड में जाएगा। फिर और क्या है, डी, विटामिन डी, ये क्या करता है, विटामिन डी का क्या काम है, काम तो कही है विटामिन डी के, वैसे मेन काम क्या है इसका, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है ना, दांतों को, हड्डियों को। और करता कैसे है, जो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसको क्या कहता है, अब्जॉर्ब करवाता है। जो कैल्शियम होगा हमारी बॉडी में, जो हम कैल्शियम लेते हैं उसको अब्जॉर्ब करवाने का काम कौन करता है, अपना
विटामिन डी करता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कमी ऐसे हो जाएगी, डाइट में तो ले रहे हैं हम लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसलिए विटामिन डी भी जरूरी है, लेकिन है ये भी फैट सोल्यूबल है। फिर विटामिन ई, ये भी क्या है, फैट सोल्यूबल है। विटामिन ई भी फैट सोल्यूबल है। विटामिन ई का क्या काम है, विटामिन ई का अंकित, विटामिन ई का यूज किया कभी, किस लिए, कैप्सूल ग्रीन वाला किया है कभी यूज होगा, किस लिए, बालों के लिए, तेल में डाल के, फिर उससे डैंड्रफ नहीं हुई, नहीं हुई, हो जाती है। विटामिन ई क्या है, आप खाओगे तो ज़्यादा बेटर है। ये लगाने लोगों ने वाला काम किया है, वैसे ही लोगों ने थ्योरी बना ली है। खासकर तेल में डाल के जो लगाते हैं उनको डैंड्रफ भी हो जाती है, तो इसलिए खाना जरूरी है लगाने की बजाय, ठीक है। वैसे स्किन पे लगा सकते हो, बालों में लगाओगे तो आपको डैंड्रफ हो जाएगी। तो विटामिन ई क्या है, स्किन को क्या है, स्किन ग्रोथ अच्छी करता है, ठीक है। स्किन ग्रोथ मतलब स्किन की हेल्थ अच्छी रखता है, ठीक है। और फिर आ गया विटामिन के। विटामिन के का क्या काम है, विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो सकता है। विटामिन के यूज किया कभी किसी ने, नहीं किया होगा ना, नॉर्मली कोई बंदा करता नहीं इसका यूज। विटामिन के क्या है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो अपने शरीर में ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ब्लीडिंग, अगर कहीं पे चोट लगी है कुछ है तो वहाँ ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, खून का बहाव चलता रहेगा। फिर विटामिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे तब जाके खून अपना रोकेगा, ठीक है। तो ये जब किसी को एक्सीडेंट वगैरह होता है, किसी के खून वगैरह ज़्यादा निकलता है तो उस टाइम विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये सारे क्या अपने फैट सोल्यूबल है, ठीक है। ये तो हो गए जो जितने विटामिन होते हैं ना, देखो दो ही चीजों में सोल्यूबल होंगे। सोल्यूबल का मतलब क्या होता है, घुलना। जो भी आप विटामिन लेते हैं उसके अंदर देखो ए, डी, ई और के, ये सारे फैट सोल्यूबल है। फिर वाटर सोल्यूबल कौन से होंगे, एक और होते हैं विटामिन, कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल, यानी कि पानी में जो घुल जाते हैं, उसके लिए फैट की जरूरत नहीं है। तो उसमें कौन से आ जाएंगे, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन है ना, जो विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या करते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, पानी में। इसके लिए फैट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप विटामिन बी एक्स्ट्रा लोगे तो वो आपका, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, तो पेशाब के रास्ते बाहर। विटामिन, अगर जैसे आपको किसी ने, डॉक्टर ने बताया कि आपने क्या करना, रोजाना एक विटामिन बी कम्प्लेक्स की टैबलेट लेनी है। आप फिर अपना दिमाग लगाओगे कि यार 2 ले लेते हैं दिन में, बढ़िया से पूर्ति हो जाएगी, है ना। तो वो क्या होता है, फिर एक्स्ट्रा जो लिया आपने वो पेशाब के रास्ते बाहर, ठीक है। तो क्योंकि वाटर सोल्यूबल है और विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन सी क्या करेगा अपना, ये भी बाहर निकल जाता है अगर आपने एक्स्ट्रा ले लिया। ये भी लगभग 500 mg पर डे एक बंदे को ओडी डोज में दी जाती है, ठीक है। 500 या 1000 मैक्सिमम ले सकते हो आप। तो ये अपना कोविड के अंदर बहुत चला था विटामिन सी के इंजेक्शन, और इसके रेट में भी काफ़ी कालाबाजारी हो गई थी। तो ये विटामिन सी है, वाटर को सोल्यूबल है। फिर आ गया अपना नेक्स्ट क्या है, एर्गोस्ट्रोल। एक क्या है, द्रव्य है एर्गोस्ट्रोल नाम से, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, अपने त्वचा में, अपनी स्किन के अंदर एनी टाइम प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं आप, एर्गोस्ट्रोल। देखो कभी सुना, धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, सुना सर, धूप में बैठो बाहर तो विटामिन क्या मिलेगा, डी, है ना। बैठे हो धूप में कभी विटामिन डी के लिए, बैठे हो, नहीं बैठे। तो देखो विटामिन डी क्या है, धूप से नहीं मिलता, धूप में बैठने से, मतलब धूप से नहीं मिलता, धूप में बैठने से बनता है वो क्या है, अपनी स्किन में ही होता है। स्किन में क्या होता है, ये एर्गोस्ट्रोल, ये अपनी स्किन में एनी टाइम प्रेजेंट रहता है। लेकिन धूप में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होगी, धूप के अंदर क्या है, यूवी रेज,
अल्ट्रा वायलेट रेज सुनिए कभी? ये तो सुनी होगी, नॉर्मली सी बात है। अल्ट्रा वायलेट रेज सुनिए ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं आप? अल्ट्रा वायलेट रेज को नहीं पता? पराबैंगनी किरणें, ऐसा कुछ नहीं बोलता क्या? पराबैंगनी ना। तो यूवी रेज है। अब ये क्या होगी, ये अपनी स्किन के अंदर है, जैसे ये अपनी स्किन है, आप धूप में बैठे, धूप के अंदर क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज है। अब क्या होगा कि ये किरणों के द्वारा क्या होगा, ये एर्गोस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? विटामिन डी में। ठीक है, तो धूप में या सूरज में विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी कहाँ है? अपने ही स्किन के अंदर, लेकिन वो क्या है? कच्चे में, एक जैसे कच्चा माल है। हाँ, उसको पकाना है, वो पकाएगा कौन? सूरज की यूवी रेज। तो ये एर्गोस्ट्रोल नाम का पदार्थ जो है सभी की स्किन में रहता है। जब वो धूप में बैठने लग जाएंगे तो वो क्या है? कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन डी में। और विटामिन डी का काम क्या? फिर कैल्शियम जितना अपनी बॉडी में है वो अब्जॉर्ब करवाएगा ब्लड में। समझ गए बात? फिर कैल्शियम की कमी पूरी, ब्लड में नहीं, सॉरी, बोन्स में। बोन्स के अंदर कौन लेके जाता है? कैल्शियम को विटामिन डी भेजेगा। ठीक है, फिर अपनी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब जैसे मान लो दूध पीते हैं, जो कैल्शियम मिलता है उससे ना, नॉर्मली एक मात्रा में अपने विटामिन डी नॉर्मल मात्रा में तो रहेगा। ठीक है, और फिर वो विटामिन डी क्या करेगा? आप दूध पियेंगे तो कैल्शियम अपने बनता रहेगा, तो उसको कैल्शियम को बोन्स में डालता रहेगा। तो कहते हैं ना, दूध पीने से हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो दूध में क्या? कैल्शियम है, और विटामिन डी इनको क्या करेगा? अपनी बोन्स के अंदर डालेगा और बोन अपनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब लोग क्या करने लगे, जो एसी में रहते हैं सारा सारा दिन, जो एसी के अंदर रहते हैं, अंदर इंडोर में रहते हैं, उनकी क्या हड्डियाँ कमजोर हो गई। अब जो सारा दिन अंदर रहते हैं, इंडोर रहते हैं, एसी के अंदर रहते हैं, उनकी हड्डियाँ कमजोर हो गई। उनका कारण क्या है? अंदर रहने से क्या हो गया? ज़्यादा ही मतलब धूप में 1 मिनट भी नहीं निकलते हैं ना, तो उनके अंदर उनकी हड्डियाँ अगर वो थोड़ा सा गिर जाएंगे कहीं पे, तो उनकी हड्डी में फ्रैक्चर आ जाएगा। तो वो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है अंकित? क्या कारण है इंडोर में रहने का अमित? कैल्शियम की कमी होगी। क्यों होगी कैल्शियम की कमी? कैल्शियम तो वो प्रॉपर ले रहा है, मान लो अगर एसी में बैठ रहे हैं, वो दूध पी रहा है पूरा, कैल्शियम की गोलियां भी खा रहा है, फिर भी उसकी हड्डी कमजोर हो गई, फ्रैक्चर आ गया। क्यों है? विटामिन डी की कमी। क्योंकि कैल्शियम तो ले रहा है वो, लेकिन वो क्या है? उसकी हड्डियों में जा ही नहीं रहा। वो काम किसका हड्डियों में ले जाने का? विटामिन डी का, है ना, D3। विटामिन D3 क्या करता है? उसको हड्डियों में अब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, तो अब उसको विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है? विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है फिर? उसका कारण अंकित बता। कोई बंदा इंडोर रह रहे हैं सारा सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक एसी में बैठा है, उसके अंदर क्या है? जैसे मान लो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, उसका कारण बता दिया इसने, अमित ने, भाई कैल्शियम की कमी है। ठीक है, कैल्शियम मैंने कहा कि वो ले रहा है, गोलियाँ ले रहा है, फिर भी उसको वो हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है वो भी इसने बता दिया, विटामिन डी के कारण। तो अब विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है उसमें? क्या? हाँ, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा, क्योंकि वो धूप के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा, और आ ही नहीं रहा धूप के कांटेक्ट में, तो यूवी रेज उसकी स्किन पे पड़ नहीं रही, अल्ट्रा वायलेट रेज उसकी स्किन पे पड़ नहीं रही। तो ये जो उसकी स्किन में कच्चा माल पड़ा ना, जो एर्गोस्ट्रोल के नाम से, ये कच्चा ही रह गया, ये पका ही नहीं, ये विटामिन डी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। अगर विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो विटामिन डी की कमी होगी, कमी होने से फिर उसमें इसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम की। भले ही वो ले रहा है कैल्शियम, लेकिन वो शरीर में, ब्लड में तो घूम रहा है उसके, लेकिन क्या बोन्स के अंदर नहीं जा पा रहा, तो ये इसका कारण होता है। फिर वसा का ग्लिसरॉल भाग। ठीक है, अब फैट के अंदर, फैट जब टूटता है ना, फैट टूटता है तो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, फैटी एसिड, यहाँ पे क्या है अपना? फैट। फैट जब टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? वसा का जो ग्लिसरॉल भाग है
संश्लेषित होकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो ग्लिसरॉल भाग है ये टूट के फिर क्या बन जाता है, ग्लूकोज में डिवाइड होता है, ग्लूकोज को अपनी सेल से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यकृत में स्थित कुछ वसा अम्ल यानी कि यकृत में स्थित यानी कि लीवर के अंदर कुछ क्या होते हैं, फैटी एसिड और अमोनिया द्रव्य संश्लेषित होकर विशिष्ट प्रकार के अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो फैटी एसिड कुछ है वो क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ताप का कुचालक होने के कारण यह वसा शरीर के तापक्रम को नियमित रखने में सहायता करता है। तो जिसके अंदर फैट ज़्यादा होगा उसको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। ये आपने देखा होगा, जो मोटे लोग होंगे ज़्यादा उसको गर्मी भी ज़्यादा, उसके पसीना आता रहेगा एनी टाइम। तो वो जो मोटे लोगों को गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि उसके अंदर फैट ज़्यादा है। ठीक है, तो फैट को क्या फैट जो होता है गर्मी को पकड़ के रखता है। ठीक है, उसके अंदर ऑटोमेटिक गर्मी ज़्यादा है। तो ताप का कुचालक बोला है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है फैट। ठीक है, तो इसके कारण वसा शरीर के तापक्रम को नियमित रखने में सहायता करती है। फिर सर्दियों में उसको ठंड कम लगती है मोटे बंदे को। ठीक है, स्नेह द्रव्यों की अतिरिक्त मात्रा, अगर फैट की अधिक मात्रा है बंदे में तो क्या होगा, वसा के रूप में शरीर के विभिन्न भागों में संचित हो जाती है। तो फैट के रूप में क्या है, वो स्टोर हो जाती है शरीर के अंदर, जो शरीर को सुगढ़ता है, सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ क्या करता है, देह कोशिकाओं, ऊतकों आदि के पैकिंग में सहायक होता है। तो सेल्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया अपना क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। अब जो तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। अब जो तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट बताए मैंने अंकित, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट बताइए, उनके नाम बताएं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैट। ठीक है, तो सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन नलिका में जाने, पाचन होने के बाद में वो निर्मित एक अनुद्रव्य शर्करा, एक अणु शर्करा द्रव्य में कन्वर्ट होता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट जाएगा उसका पाचन होगा, वो टूट के क्या बनेगा अपना, मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड बनता है। ठीक है, जब भी जैसे मान लो अपने शरीर में क्या गया, कार्बोहाइड्रेट गया पाचन नलिका में, पाचन होने के बाद क्या बनता है, वो अणु शर्करा द्रव्य, एक अणु शर्करा द्रव्य बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो इसको, मोनो का मतलब एक होता है, एक अणु शर्करा। शर्करा किसे कहते हैं अपन, हाँ चीनी को, है ना, शर्करा बोलते हैं अपन चीनी को। तो यहाँ क्या बनेगा, अब अपना क्या बना है, मोनोसैकराइड बना है। ठीक है, आंतरस्थ अंकुरों के द्वारा अवशोषित होकर रक्त में पहुंच जाते हैं, यानी कि आंतों में जो विलाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वहां से अब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्लड में, जो प्रति हारनी शिरा के द्वारा सर्वप्रथम यकृत में पहुंचते हैं। फिर क्या करेंगे, पोर्टल वेन के द्वारा कहाँ पहुंचेंगे, लीवर में। मानव देह में कार्बोहाइड्रेट के धातु पाक जन्य कार्य निम्न अनुसार है, निम्न अनुसार के, जैसे लीवर में पहुंचे तो यकृत में फल शर्करा तथा ग्लूकोज नामक द्रव्य, तो ये शुगर होती है, जो फ्रुक्टोज होती है, सुक्रोज होती है, ग्लूकोज होती है, तो एक ग्लैक्टोज होती है। तो फल शर्करा तथा ग्लैक्टोज नामक द्रव्य क्या होंगे, साधारण शर्करा। जब ये ग्लूकोज और सुक्रोज नाम की ये जो होती है शर्करा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लास्ट में ग्लूकोज में, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों ही आसानी से छन कर मूत्र के साथ निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मूत्र के साथ क्या है, आराम से घुल के बाहर निकल जाते हैं। इन दोनों द्रव्यों की ब्रिक द्वारा छनने की सीमा, ब्रिक कैसे कहते हैं, किडनी को, किडनी में जाके छनते हैं। रीनल थ्रेशोल्ड साधारण शर्करा की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो जो सिंपल जो शुगर होती है उसके मुकाबले छनने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। इस तरह चलो फिर आप इसको ना
कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सर भी बार वेट कर रहे हैं क्लास के लिए।